नमस्कार। कृषि और किसानों की सेवा में समर्पित पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, और मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूसा समाचार के इस अंक में हम आपको गेहूं में विभिन्न बीज जनित रोगों की रोकथाम एवं गेहूं में अच्छी उपज लेने हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की तकनीकी जानकारी देंगे। और साथ ही आपके द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेजे गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब को भी हमने शामिल किए हैं, जिसको हम अपने पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। किसान भाइयों, रबी फसलों की प्रमुख अनाजी फसल गेहूं की बुआई चल रही है। पिछले अंक में हमने आपको गेहूं की सही समय पर बुआई की महत्ता बताई थी, और आज हम आपको गेहूं में विभिन्न बीज जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीज उपचार की महत्ता एवं विधियों की विस्तृत जानकारी देंगे। आइए सुनते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर MS सहारन जी से। किसान भाइयों, आजकल जैसे कि आपको विदित है कि गेहूं का बोने का समय चला हुआ है, और उम्मीद है कि काफ़ी किसान भाइयों ने तो अभी तक गेहूं की बिजाई कर भी ली है। जो समय से प्रजातियां बोई जाती हैं गेहूं की, सबसे मुख्य रोग है गेहूं के जो बीज में रहता है वो है लूज सुमट, जिसको खुला कंडुआ के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें आपने अपने खेतों में प्राय देखा होगा, जब फसल बड़ी हो जाती है, बालियां आ जाती हैं, तो उसमें काला दाना पड़ जाता है। और वो जो काला दाना है वो जो फफूंद के स्पोर हैं वो होते हैं उसमें। और इसी तरह से दूसरी और भी बीमारियां हैं जो बीज में रहती हैं। जैसे एक रोग है करनाल बंट, तो ये करनाल बंट है, इससे दाना काला पड़ जाता है। और ये भी आपको तभी दिखेगा जब आप अपना जो पैदावार है जब घर लेके आएंगे तो उसमें कुछ दाने काले मिलेंगे। और एक बीमारी और है हेड स्कैब। जो हेड स्कैब है वो बीमारी केवल उन क्षेत्रों में आती है जहाँ पे ज़्यादा नमी है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों हैं, तो वहाँ पे एक फंगस है फ्यूजेरियम, उससे उसका जो पिंक गुलाबी कलर का उसमें बालियों में आ जाती है फंगस। और एक और है दवजकंड, तो दवजकंड भी कई एरिया में हमें देखने को मिलती है, वो भी बीज में रहती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जो बीज में रहती है, उसको हम बोलते हैं परनजुलसा रोग। तो मैं किसान भाइयों आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप बीज को बोने से पहले इन बीमारियों से बचाव के लिए अपना बीज का उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों, जो ये कवक रोग हैं, इसके लिए आपको जो दवाई है वो है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिन दूसरे नाम से जैसे बेविस्टिन के नाम से आती है, और एक है दूसरी कार्बोक्सिल जैसे वीटावैक्स है। सो आप ये जो दवाइयाँ लेंगे ये 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते हैं। और एक दूसरी दवाई और है टेबुकोनाजोल 2DS, जैसे रैक्सिल का नाम आपने सुना होगा, वो 1.25 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से आप उपचार कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कम दवाई का हम अगर उपयोग करें तो फिर आप ट्राइकोडर्मा है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो उसका आप 4 से 5 ग्राम पर किलो के हिसाब से उपचार कर दें। और जो ये दवाइयाँ हैं कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिन, इनकी आधी मात्रा लें, यानी कि 1.25 ग्राम पर किलो बीज। तो इस तरह से आप अगर बीज उपचार करेंगे, और जो आपको बीज उपचार करना है, जैसे आपका जो गेहूं है उसमें पहले आप ये जो फंजीसाइड है दवाई है, आप उसको पाउडर है उसमें उसके ऊपर डाल दीजिए, और उसके बाद फिर बीज को थोड़ा गीला कर दीजिए। आपको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, लेकिन इतना करना है कि बस वो दवाई उस पर लग जाए। और उसके बाद आप ये सारा जो विधि है ये केवल आप छाया में ही करेंगे, और फिर उसको बीज को उपचार के बाद छाया में सुखाएंगे, और फिर अगले दिन आप अपनी बिजाई कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई किसान भाइयों ने बीते वर्ष में गेहूं में जलवायु परिवर्तन के कारण हुए फसल में नुकसान के बारे में हमें अवगत कराया था।
जी हाँ, किसान भाइयों के आग्रह पर ही गेहूं में अच्छी उपज लेने हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजबीर यादव। किसान भाइयों नमस्कार। आप पिछले कई सालों से एक चीज़ कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं कि जनरली गेहूं के मौसम के अंदर पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी असमय बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती है और फसल गिर जाती है। ज़्यादातर वैज्ञानिक और मास मीडिया के लोग जनरली परसीव करते हैं कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज को अगर आप डेसिफर करें तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म नोटेशंस है ये वेदर वेरिएबल की, यानी वेदर वेरिएबल है रेन के, टेम्परेचर के और स्नो फॉलिंग के। तो लॉन्ग टर्म डायमेंशन में देखेंगे तो इन वेरिएबल्स में बहुत कम चेंजेस आपको मिलेंगे। अगर जो आपकी लॉन्ग टर्म डायमेंशन है 100 साल की, 150 साल की, 200 साल की, तो यू विल फाइंड आपको लगेगा कि बहुत कम चेंजेज हैं। एक डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर का चेंज मिलेगा आपको 1.5 डिग्री। लेकिन अगर जो इसी चीज़ को आप शॉर्ट टर्म पे देखें, यानी पिछले 10 सालों का देखें, पिछले 15 सालों का देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ कुछ वेदर वेरिएबल हैं, जैसे सडन डाउनपोर ऑफ रेन, इन द सेंस कि भाई एक सिंगल इवेंट 100 mm की, 150 mm की एक सिंगल रेन इवेंट हो जा रही है, और तेज़ विंड का चलना। तो ये सब अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्शन पैदा करती है। अगर आपने इनको ओवरकम करना है तो हम कहते हैं कि इसको होलिस्टिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। कि होलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए आपको ज़रूरी है नंबर एक, अगर गेहूं के अंदर आप सीधी बिजाई पे चले जाएं। सीधी बिजाई का मतलब है कि बिना बाहजोत के बुआई करना। तो उससे एक प्रभाव पड़ेगा, अगर जो खासकर राइस व्हीट के क्रॉपिंग सिस्टम में, जहाँ यानी पहली क्रॉप राइस की रही है, वहाँ पे आपके राइस के एंकर्ड रेजिड्यू एक चैनल का काम करते हैं, और जब कभी ज़्यादा रेन होती है तो उस चैनल के थ्रू पानी नीचे उतर जाता है। तो यानी वाटर लंबे समय तक आपके खेत में खड़ा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ रुक जाती है। तो उससे कम नुकसान होगा। दूसरा जो फ़ायदा है कि ये जीरो टिल की वजह से जो सोयल टेम्परेचर है, ये अगर आप उसके ऊपर रेजिड्यू, सरफेस के ऊपर रेजिड्यू रखते हैं, तो वो सोयल टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करता है। यानी जब कभी सोयल टेम्परेचर यानी वेदर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो सोयल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उस सोयल टेम्परेचर को टुवर्ड डाउनवर्ड साइड मॉड्यूलेट करेगा, और जब टेम्परेचर सडनली डाउनफॉल करेगा तो उसको अपवर्डली, यानी ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन के टुवर्ड टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करता है। तो दो ये फायदे, मोटे फायदे हैं। तीसरी इंटरवेंशन है कि जब भी कभी आप कोई भी वैरायटी बोएं तो उसके अंदर ध्यान रखें कि उसकी टिलरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो अगर किसी वैरायटी की टिलरिंग कैपेसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी HD 3226 है, HD 3298, तो इन दोनों वैरायटी की टिलरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन वैरायटियों को अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो कम सीड रेट में, कम सीड रेट का मतलब आप अगर जो 40 किलो यूज़ करते हैं तो 35 किलो यूज़ करिए, 45 किलो यूज़ करते हैं तो 40 किलो यूज़ करिए, 55 किलो यूज़ करते हैं तो 50 किलो, यानी सीड रेट को रिड्यूस कर सकते हो। सीड रेट के रिड्यूस करने से उसकी हाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उसकी एंकरिंग प्रॉपर हो जाती है, फिर गिरने के कम चांस रहते हैं, और आपको पैसों की भी बचत होगी। अब मान सीड के अंदर आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी इंटरवेंशन है कि आप इन सब वैरायटियों को अगर अच्छा है, जितनी जल्दी सोइंग कर सकते हैं उतनी जल्दी सोइंग कर लें। तो उसके फ़ायदे ये रहते हैं कि जब सडन राइज इन टेम्परेचर आपका टुवर्ड क्रॉपिंग सीजन एंड के होता है तो उससे आपकी क्रॉप बच जाएगी। जैसे बहुत सारे किसान भाई वेट करते हैं कि भाई अभी टेम्परेचर डिप कराए। ये सब वैरायटियाँ इस तरह की वैरायटियाँ हैं जो यानी हाई टेम्परेचर पे भी सीड कर दोगे तो इनके प्रभाव नहीं पड़ता हेडिंग पे। जैसे कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे HD 2851 है, उसको अगर जल्दी बो दोगे तो उसमें बाल भी जल्दी आ जाएगी। लेकिन HD 3226 है, HD 3258 में, इनको जल्दी बोने पे इनमें बाल जल्दी नहीं आती। तो ये दो इंटरवेंशन है। और तीसरी है, एक 2 या 3 वैरायटी का मिक्सचर ग्रो कर सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं। मिक्सचर हमेशा आप क्लाइमेट रेजिलेंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यानी आप 2 और 3, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी रहती है कि वेदर
किस वैरायटी को फेवरेबल होगा। हर ईयर का अलग वेदर होता है और ये प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, और एटलीस्ट प्रिडिक्ट करते हैं तो इतना पहले नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि हम वैरायटी प्लान कर सकें कमिंग सीजन के लिए। तो उसके लिए बेस्ट है अगर आप आधा एकड़ में, 1/4 एकड़ में 2 या 3, बट वो वैरायटियाँ कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे एक ज़्यादा फुटाव की वैरायटी जिसके अंदर फुटाव ज़्यादा है, जैसे हमारी HD 3226 है, उसके अंदर ऐसी वैरायटी मिक्स कर सकते हैं जिसके अंदर फुटाव कम हो लेकिन उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, उनको मिक्स करके जो फुटाव वाली है उसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा रख ले और जिसके अंदर फुटाव कम है उसका कम प्रोपोर्शन रख ले। उन दोनों को मिक्स करके बो दें तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होगी और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। एक अन्य प्रमुख बात है कि HD 3298 में जो हमारी वेरी लेट सोन और लेट सोन के लिए वैरायटी रिकमेंडेड थी, यानी जनरली इसको हमने रिकमेंड किया था दिसंबर के बाद की सोइंग के लिए। मैं जब से हम इस वैरायटी को डेवलपमेंट के प्रोसेस में लेके आए, यानी आज से 7-8 साल पहले से मैं कंटिन्यूसली इस वैरायटी के हर गुण को ऑब्जर्व करता था कि भाई इसके सेग्रीगेटिंग मटेरियल को भी और फिक्स मटेरियल। ये वैरायटी की रेजिलेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी इसको अक्टूबर के एंड से आप बोना शुरू करके देखिए कि आपको अगर जो पैदावार को मैक्सिमाइज करना है तो इवन इस वैरायटी को आप अक्टूबर के एंड में और नवंबर के फर्स्ट वीक में भी बो के देख सकते हैं। लेकिन इसका सीड रेट अगर आप अक्टूबर एंड में बोएं और नवंबर के फर्स्ट वीक में बोएं तो सीड रेट कम रखें। IRI की हमने क्लाइमेट रेजिलेंस का एक पैरामीटर जो एड्रेस करना चाहा है, वो क्लाइमेट रेजिलेंस को एड्रेस करने के लिए हमने टिल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन टिल्डिंग बढ़ाने की वजह से देखिए कि लॉजिंग इंड्यूस होती है, तो उस लॉजिंग को काउंटर करने के लिए आप सीड रेट इन वैरायटियों का, जैसे खासकर HD 3226 और HD 3298 में, इन वैरायटियों का सीड रेट कम रखें, तो उससे आपकी लॉजिंग की इंसिडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जो वैरायटियाँ जिनके अंदर थोड़ी सी यानी 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर की वैरायटियाँ हैं, उनमें अपना ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर लें। वो ग्रोथ रेगुलेटर लियोसिन है, फोलिकल है, उनकी एक रिकमेंडेड डोज है, उसको मिक्स करके उनको ऊपर स्प्रे कर लेंगे तो आप उनकी ग्रोथ हाइट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। रंजन कुमार जी ने केले के फल का विकास न होने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु तुरंत नर फूलों को काटकर वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें। साथ ही जिंक सल्फेट की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। चंद्रकांत महतो जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मोथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल की 20 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राहुल कुमार माली जी ने गेंदे की पत्तियों के सूख कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु मैंकोजेब की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। धार मध्य प्रदेश से नरेंद्र परमार जी ने भिंडी के पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु केराथेन की 400 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 4 नवंबर को रायलसीमा में, 4 से 6 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, 4 से 7 नवंबर के दौरान केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 4 से 9 नवंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 7 से 9 नवंबर के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें।
कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।